हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ विद पिंकेश पर। दोस्तों, क्लास 9th का चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, हमारे आसपास के पदार्थ। ये जो मेरा होगा पार्ट 3 होगा। अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, बता दिया है, इस सब के बारे में बता दिया। ठीक है, ये सभी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और आज पढ़ने वाले हैं आप पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आप पढ़िएगा कैसे पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। इसके अलावा आप जानने वाले हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है और ताप परिवर्तन पर प्रभाव। ये सब आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं। वाष्पीकरण के बारे में भी आज जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेडिंग है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, मतलब पदार्थ को कैसे अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, इसके बारे में जानना है। देखिए, पानी जो होता है, पानी 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 क्या है? एक पदार्थ है और ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। पूछा जाएगा कौन ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस। तो पानी, ठीक है, वाटर जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यदि बर्फ है तो ये क्या होगा? ठोस होगा। पानी है तब क्या होगा? द्रव होगा। वाष्प है तब क्या होगा? गैसीय अवस्था में होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट पर भी डिस्कशन करते चलते हैं, है ना। तो हाँ, तो देखिए गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है ना। जब बर्फ को आप गर्म कीजिएगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? पानी में। और पानी को जब हम वाष्प में जब और पानी को गर्म करेंगे और हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये क्या चीज में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं के दो तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। एक तापमान में परिवर्तन करके, तापमान देकर पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए जल इसमें डाला गया और यहाँ से गर्म करेंगे, एक निश्चित टेम्परेचर पे क्या होगा? ये एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ट्रांसफर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दोस्तों। जैसे आप जानिए गलनांक के बारे में, कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, याद रहेगा, जब कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है जिस तापमान पर, वही तापमान उस वस्तु का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। देखिए बर्फ का जो गलनांक है, बर्फ का 273.16 केल्विन होता है। इसको हम सुविधा के लिए आप 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, यदि हम उसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 केल्विन के बराबर होता है दोस्तों। आगे की बात करें, देखिए जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने
नहीं देता है। अब जानिए सारंग की गुप्त उष्मा उष्मा क्या होता है। जब वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर, ठीक है, द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, संगलन की गुप्त उष्मा। याद रखिएगा, जब 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए, है ना, जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। अब देखिए बर्फ का जो है गुप्त उष्मा 0 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 0 डिग्री होगा, और ये 0 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या करते हैं, कणों से अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है, 0 डिग्री पे, ठीक है। अब आ जाइए क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है ना, इसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और ये क्वथनांक जो है समष्टि गुण है। अब जल का जो क्वथनांक है 373 केल्विन है, मतलब 100 सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो हो जाएगा 373। तो यदि केल्विन में पूछा जाता है कि जल का क्वथनांक कितना है तो 373 सॉरी। अब यदि सेल्सियस में पूछा जाएगा तो सॉरी सेल्सियस में पूछा जाएगा 100 सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं कि वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या होता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को, है ना, उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। तो समझिए यहाँ, जब 1 kg द्रव को, जब हम द्रव को गर्म करेंगे, है ना, तो क्या चीज में बदलेगा, वाष्प। जब किसी द्रव को, है ना, उस जिस क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होगा, उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता हो गया, उसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे की बात करें, देखिए जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है ना, उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। तापमान 100 सेल्सियस ही रहता है, ठीक है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को क्या करता है, तोड़ता है, ठीक है दोस्तों। 100 सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसकी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरे में बदला जा सकता है, मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदला जा सकता है। जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे, देखिए जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे, यहाँ एरो का चिन्ह होगा, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। और जब द्रव को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस अवस्था में आ जाएगा। जैसे आप समझ लीजिए पानी है या पानी बर्फ है, यहाँ हम रख देते हैं बर्फ, है ना। बर्फ को जब हम उष्मा देंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा, है ना। और जल को और उष्मा देंगे तो क्या होगा, गैसीय अवस्था में आ जाएगा, वाष्प बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए जब वाष्प को हम ठंडा करेंगे, शीतलता करेंगे, क्या किस अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। और द्रव को और ठंडा करेंगे तो वो बर्फ हो जाएगा, अर्थात ठोस अवस्था में आ जाएगा। दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आगे की बात करते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे किस अवस्था में, गैस में, और वापस ठोस में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। सिंपल समझिए, कुछ ऐसा पदार्थ है जब आप उसको गर्म कीजिएगा तो ठोस से सीधे किस में चला जाता है, गैस अवस्था में चला जाता है। इसी को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है दोस्तों।
जैसे आप जान लीजिए कपूर है, अमोनिया क्लोराइड है, ये सब जो है इसको जब आप गर्म कीजिएगा तो ये ठोस से सीधे किस अवस्था में चला जाता है, गैस अवस्था में चला जाता है, गैस के रूप में वो उड़ जाता है। इसलिए इसमें किस तरह का विक्रिया होता है, ऊर्ध्वपातन। दोस्तों कपूर या अमोनियम क्लोराइड ही नहीं, नेफ्थलीन भी है ना, ये सब भी ये जब आप गर्म कीजिएगा तो ठोस से सीधे गैस अवस्था में चला जाता है। जैसे देखिए कहा चीनी के प्याले में कीप को उल्टा करके रखिए, है ना, कीप को रुई से डाट कर लगा दीजिए, है ना, धीरे धीरे गर्म कीजिए। कपूर को क्या करेंगे, ठोस से सीधे किस अवस्था में चलाता है, गैस अवस्था में चलाता है ना। तो ये क्या कैसी अभिक्रिया मतलब कैसी होगा, ऊर्ध्वपातन होगा। ठीक है, यहाँ वही रिएक्शन किया गया, इसमें अमोनिया क्लोराइड रखा गया है और इसको नीचे से हीट दिया, हीट देने के बाद यहाँ देखिए रुई पर ये वाष्प रूप में बदल गया, मतलब ये ठोस से सीधे किस अवस्था में चला गया, गैस अवस्था में चला गया, वाष्प की अवस्था में चला गया, है ना। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, इसमें ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि दाब में परिवर्तन पर प्रभाव। दाब डालकर भी हम मतलब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, है ना। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कण के बीच की दूरी कम हो जाएगी, जैसे द्रव में बदला जाएगा। कहने का मतलब है कि जब हम सिलेंडर में गैस भर के उसको हम दाबेंगे तो उसका जो कण होगा धीरे धीरे नजदीक आ जाएगा, और नजदीक आ जाएगा तो गैस जो होगा वो किस में बदल जाएगा, द्रव में। आप सिलेंडर को देखे होंगे, सिलेंडर में गैस होता है और वो गैस को इतना ताप पे दबाव दिया जाता है कि किस अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, वही किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ ये आपका पिस्टन है दबाने वाला और ये सिलेंडर है, इसको दावा कण दूर दूर पर रहा, उसके और दावा थोड़ा नजदीक आया, खूब दावा तो ये किस अवस्था में बदल जाएगा, किस अवस्था में बताइए, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप जान लीजिए ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस, है ना, कहते हैं। तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है ना, बिना द्रव अवस्था में बदले, है ना। इसके लिए ये क्या करता है, दाब को एक घटाकर एक एटम स्फीयर मतलब एक वायुमंडलीय दाब तक करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ड्राई आइस शुष्क बर्फ आपसे पूछ देगा कि शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है, तो बोल दीजिएगा CO2। ठीक है, अब देखिए दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीन अवस्थाओं को अंतरा रूपांतरण इस प्रकार से होता है। कैसा होता है इसके बारे में बढ़िया से जानते हैं। देखिए यहाँ पे द्रव है मतलब पानी है, और पानी को हम क्या किए, क्या करेंगे, जमाना चाहते हैं तो पानी को क्या करेंगे और ठंडा करेंगे, तो ये किस अवस्था में हो जाएगा, ठोस अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम पानी को द्रव को, ठीक है, संलग्न करेंगे, है ना, ठोस को संलग्न करेंगे तो किस अवस्था में चला आएगा, द्रव अवस्था में चला जाएगा। यहाँ द्रव को हीट देंगे, है ना, ताप देंगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण के माध्यम से ये गैस में बदल जाएगा, और ठंडा करेंगे तो क्या होगा, द्रव को और गर्म करेंगे, गैस को जब ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। ठीक है, ठोस को यदि ठोस से सीधे गैस अवस्था में आता है तो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। यदि गैस से सीधा ठोस में आता है तब क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में जाए तब पर भी ऊर्ध्वपातन, और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आवे तब पर भी ऊर्ध्वपातन। ठीक है दोस्तों, अब जानिए वाष्पीकरण क्या होता है।
एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कारण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। सतह पे उपस्थित कणों की उच्च गति, दूसरा पॉइंट पढ़ रहा हूँ, ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं। दोस्तों ये रहा आज का क्लास। ठीक है। अगला ये आज आपने क्या क्या पढ़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। आप पढ़े ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या होता है, कैसे हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो ये सब के बारे में आज आपने पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।